उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। इस गांव में लड़की का जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उसी भट्टे पर धनवा नाम का एक आदमी भी काम करता है। उम्र लगभग 45 साल, अविवाहित और अकेला। शादी की उम्मीद उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि वह उम्र भर कुंवारा ही रहेगा। लेकिन एक दिन गाँव का पुजारी उसके लिए एक लड़की खोज लाता है। उस लड़की का नाम है भवरी। उम्र करीब 21-22 साल। गांव में लोग कहते हैं कि वह बड़ी मनहूस है। वजह भी अजीब है। अब तक उसकी 3 बार शादी तय हुई, लेकिन हर बार दूल्हा मौत के मुंह में चला गया। एक की मौत तो मंडप में ही हो गई, दूसरा रिश्ता कभी मुकाम तक पहुंचा ही नहीं, और तीसरा तो सबसे दर्दनाक, शादी के दिन ही दूल्हा घोड़े से गिरकर मर गया। भवरी की शादी में आए 5 खास लोग कहानी की असल परत खोलते हैं। पहला है चौधरी अजमेर सिंह, गाँव का सबसे बड़ा जमींदार और रोजगार दाता। दूसरा है उसका मैनेजर सौरभ, जो पहले मजदूर था लेकिन अब चौधरी का खास गुंडा बन चुका है। मजदूरों से हफ्ता वसूली करना और उन पर दबंगई दिखाना उसका काम है। तीसरा है गांव का पंडित, धर्म के नाम पर ढोंग करना, पैसों के लिए तंत्र मंत्र रचाना और औरतों की इज्जत लूटना, यही उसका असली चरित्र है। चौथा है गांव का दुकानदार, जो उधार तो देता है लेकिन बदले में औरतों के जिस्म पर बुरी नजर डालता है। और पांचवा, सबसे खतरनाक, गांव का डॉक्टर, जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं लेकिन असल में वह इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है। भवरी की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी मौजूद हैं। दोनों ही अपने बड़े भाई पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि उसने धनवा की शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से कैसे होने दी। ये दोनों गांव के छठे हुए बदमाश हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसी लड़की बची हो जिस पर उनकी गंदी नजर न पड़ी हो। शादी वाले दिन जब पूरा गांव दावत में मस्त था, उसी रात चौधरी के दोनों भाई ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में ले गए और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद इस डर से कि कहीं वह किसी को सच न बता दे, उसे बेरहमी से मार डाला और लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा कि यह मामला भी वैसे ही दब जाएगा जैसे पहले दबते आए हैं, लेकिन इस बार बात केवल कुकर्म तक सीमित नहीं थी, ये हत्या भी थी। गांव के लोग सन्न थे और पुलिस इंस्पेक्टर की चौधरी से पुरानी दुश्मनी भी सब जानते थे। अगले ही दिन जब चौधरी अपने भाइयों को पश्चाताप कराने मंदिर ले गया, तभी इंस्पेक्टर ने वहां धावा बोल दिया। पूरे गांव के सामने उसने चौधरी के भाइयों को पकड़ लिया और जब चौधरी बीच बचाव करने आया तो इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ा कि पूरा मंदिर गूंज उठा। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, औकात है तो करा लेना अपने भाइयों की जमानत, लेकिन इस बार कानून की पकड़ से कोई नहीं बचेगा। भले ही उसके पास सीधे सबूत न थे, मगर उसे यकीन था कि डीएनए टेस्ट सच को उजागर कर देगा। थाने पहुंचने पर दोनों भाइयों की ऐसी खातिरदारी की गई कि आखिरकार उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। चौधरी ने शहर के वकील से सलाह ली, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि मामला बहुत पेचीदा है, जमानत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, सेटिंग की जाए तो रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चाहिए। चौधरी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तभी गांव का पंडित उसकी मदद के लिए आया और बोला, चिंता मत करो चौधरी, मजदूरों की मजदूरी से पैसे काट लो। 300 मजदूर हैं, हर किसी की आधी मजदूरी रोक लो, देखते देखते रकम पूरी हो जाएगी। और हुआ भी वही, मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली गई। मजबूरी में मजदूर काम छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आसपास दूसरा कोई भट्टा ही नहीं था। जो विरोध करता उसे धमकियां मिलती या उसकी कुंडली दिखाकर डराया जाता। गरीब मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। बुधवार नाम का मजदूर अपने बीमार बेटे की दवा तक नहीं खरीद सका। आखिर उसकी पत्नी मालती को बेटे के इलाज के लिए गांव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। अगले दिन धनवा खुद अपनी बकाया मजदूरी मांगने चौधरी के पास गया। चौधरी ने बेहयाई से कहा, पैसे चाहिए तो अपनी औरत को भेज दे मेरे पास, मजदूरी पूरी मिल जाएगी। यह सुनकर धनवा भड़क उठा। उसने पलटकर कहा, ठीक है चौधरी, मैं 7 दिन की मजदूरी छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। चौधरी इस जवाब से आग बबूला हो गया। उसने अपने लठैतों से मिलकर धनवा को बुरी तरह पिटवाया। हालांकि वह बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने पट्टियां तो कर दी, पर जांच के बहाने उससे भी वसूली की फिराक में था। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तभी बुधवार की पत्नी स्कूल जाने वाली बच्ची को लेकर पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा, इसका इलाज पूजा पाठ से होगा, रात को अकेले मंदिर आना होगा, और वह भी सिर्फ एक वस्त्र में। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने गुस्से में कहा, अगर पूजा से बीमारी ठीक होती तो दुनिया में डॉक्टरों की जरूरत ही न पड़ती। पंडित के मन में क्या गंदगी पल रही है, मैं सब समझता हूँ, इस ढकोसले में मत पड़ना, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। उस रात पुजारी देर तक मंदिर में इंतजार करता रहा। गाँव के लाला ने यह देखकर पंडित का मजाक उड़ाया। पंडित तिलमिला उठा। यह सुनकर डॉक्टर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, चिंता मत करो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन डॉक्टर ने चौधरी की मदद से पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने उसने हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट लहराई और बोला, गांव में महामारी फैलने वाली है और इस बीमारी का कारण है धनवा। लोग सन्न रह गए। बीमारी का नाम किसी ने सुना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट देखकर सभी डर गए। गांव अनपढ़ और अंधविश्वासी था, इसलिए डॉक्टर और चौधरी का झूठ आसानी से सच मान लिया गया। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। नतीजा यही निकला कि धनवा को गाँव से बाहर निकाल दिया गया। बेचारा धनवा गाँव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा।
उसने भवरी को भी खुद से दूर कर दिया ताकि उसे भी ये बीमारी न लग जाए। भवरी अकेली पड़ गई। गाँव में अब उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उसने चौधरी के भट्टे का रुख किया, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मजदूरों और लठैतों की नजरें उसके जिस्म पर गिद्ध की तरह टिकी रहती। इसी दौरान मुंबई से एक जवान लड़का गाँव आया। वह मजदूरों की हालत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसकी देखभाल का जिम्मा भवरी को दिया गया। खाना पकाना, सफाई करना। शूटिंग पूरी होने के दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। लड़के को छोड़ने जाते वक्त रास्ते में दोनों भीग गए और अंधेरे में एक दूसरे से लिपट गए। भवरी को लगा कि यह पल किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोरेन के आदमी ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया। अगले ही दिन यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पांचों बड़े रसूखदार बौखला गए। लड़के को सबके सामने बुरी तरह पिटवाया गया और पंचायत में भवरी पर आरोप लगाया गया। तमाशा देखने वालों में धनवा भी शामिल था। वह भवरी पर टूट पड़ा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब भवरी पूरी तरह अकेली हो गई, न पति का सहारा न गांव का। दिन रात अपमान झेलने के बाद उसने वही रास्ता चुना जो गांव उसके सामने धकेल रहा था। उसने चौधरी और उसके चमचों को संदेश भेजा, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी कीमत बाकी औरतों से 7 गुना होगी। पहले तो सबने इसे अनसुना किया, मगर रात गहराते ही पांचों रसूखदार बारी बारी से उसके घर पहुंच गए। बोली लगनी शुरू हुई। आखिरकार सबसे मोटी रकम लेकर एक ने भवरी का यह धंधा शुरू किया और यहीं से गांव की हवस की भूखी भीड़ टूट पड़ी। भवरी अब गांव की लानत नहीं, गांव की सबसे महंगी औरत बन चुकी थी। डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, चौधरी से लेकर मजदूरों तक, हर कोई उसके जिस्म का सौदा करने लगा। जो औरत अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी, वही अब पूरे गांव की हवस का खिलौना बन गई। अब गांव में यह सब आम सी बात हो गई थी। भवरी की इज्जत बिक चुकी थी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उधर चौधरी अपने भाइयों की जमानत के लिए वकील के पीछे भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैसे देने के बावजूद तभी जज का तबादला हो गया और चौधरी का पैसा डूब गया। वकील ने नया उपाय सुझाया, बसंती की दादी से समझौता करा लो, केस वापस ले लेगी। चौधरी भारी मन से दादी के पास पहुंचा, मगर वहां उसे ऐसा सच सुनने को मिला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। दादी ने कहा, बसंती तेरी ही बेटी थी। चौधरी का दिल धक से रह गया। असल में सालों पहले उसका एक अवैध रिश्ता था और उसी से बसंती पैदा हुई थी। वह भले ही दिमागी तौर पर कमजोर थी, लेकिन खून तो चौधरी का ही था। यह सच्चाई जानकर चौधरी भीतर से टूट गया। गहरी खामोशी और तनाव ने उसकी आत्मा को ही घेर लिया। वह किसी से बात नहीं करता, हर वक्त गुमसुम बैठा रहता और आखिरकार मानसिक दबाव से उसकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि चौधरी जैसे ताकतवर आदमी का अंत ऐसे कैसे हो गया। लेकिन चौधरी की मौत के बाद भी गांव की गंदगी बंद नहीं हुई। इसी बीच डॉक्टर की बेटी भी बीमार पड़ गई। गुपचुप इलाज कराने पर पता चला कि उसे एड्स हो गया है। गुस्से में डॉक्टर उसे मारता पीटता रहा और पूछता रहा कि किससे मुंह काला किया। लड़की ने बताया कि उसका अफेयर डॉक्टर के असिस्टेंट मनु से था। जब मनु की पिटाई हुई तो उसने कबूल किया कि वह भवरी के पास भी जाता था। यह नाम सुनते ही डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे याद आया कि वह भी भवरी के पास कई बार जा चुका है, यानी कि भवरी अब मौत की वजह बन चुकी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें हों या मर्द, सबकी हालत बिगड़ने लगी। जब मीडिया तक यह खबर पहुंची कि गांव में महामारी फैल रही है, तब 100 से ज्यादा शवों की जांच की गई। रिपोर्ट सामने आई तो एड्स का पता चला। गांव में हाहाकार मच गया। अब लोग किसे दोष दें? सबकी उंगलियां धनवा की तरफ उठी, क्योंकि वही था जिसे सालों पहले एड्स की बीमारी हुई थी। गुस्साए गांव वाले उसे पीट पीट कर थाने ले गए, लेकिन जब उसका खून टेस्ट हुआ तो सच्चाई सबके सामने आई। धनवा को कभी बीमारी थी ही नहीं। असल में डॉक्टर ने पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। असली बीमारी भवरी तक पहुंची थी उस मुंबई वाले लड़के से जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। वहीं से यह जहर पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। सच्चाई जानकर उन्होंने डॉक्टर, लाला, पंडित और सोरेन को घेर लिया। पुलिस ने भी आंखें मूंद लीं और उस दिन पूरा गांव भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ा। उन्हें इतना मारा गया कि वहीं तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। उधर धनवा को जब यह पता चला कि भवरी भी उसी बीमारी की चपेट में है, तो वह उसे आखिरी बार देखने गया, लेकिन तब तक भवरी की मौत हो चुकी थी। धनवा ने भारी दिल से उसकी चिता सजाई और पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह पूरी कहानी यही बताती है कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कुछ समय के लिए बुराई जीतती हुई जरूर दिखती है, लेकिन अंत में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और इसी कड़वे सच के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो हेलो दोस्तों, वैसे आपने एक मूवी क्लिप देखी होगी, देखे होगे, जिसमें वो क्या बोलते हैं, वरुण धवन होता है और वो बोलता है कि काम ऐसा हो, नहीं ऐसा बोलता है, नौकरी ऐसा हो कि जो नौकरी पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि घर पे आने का मन करे। लेकिन साला अपने पास दोनों ही नहीं है। तो फिलहाल मेरी भी लाइन कोई कुछ नहीं, टोटली वही है। काम भी ऐसा है जो काम पे जाने का मन नहीं करता, घर ऐसा है जो घर पे आने को मन नहीं करता। किसी से कितना भी लगाव हो, अगर कंटिन्यू अगर आपके साथ में है या आप उसके साथ में हो, तो दोनों उब जाते हैं।
जैसे मैं मान लो एग्जांपल बीबी को ही पकड़ ले रहा हूँ, मियाँ बीबी को। अगर मियाँ बीबी दोनों हमेशा साथ रहें तो कुछ दिन तक सही रहेगा, लेकिन बाद में हमेशा तो मैं होता रहेगा। कभी किस बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। अगर वही थोड़ा डिस्टेंस ही रहे, यानी कि जैसे मान लो कुछ लोग होते नहीं हैं गांव में, जैसे गांव उनकी बीबी गांव रहती है, वो लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर वापस गांव जाते हैं 1 महीने के लिए। तो 1 महीना सब कुछ अच्छा चलता है, फिलहाल 10-20 दिन अच्छा चलेगा। बाद में जैसे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम शुरू होने वाली होगी, वो वापस कमाने निकल आएंगे, तो उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है। लेकिन जो लोग बीबी को साथ में लेके रहते हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाती है। मैं एक की नहीं, अपने नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। सब अपने आप से देख लो कि बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक बार अपने आप से पूछ के देखो, क्या मैं सही में झूठ बोल रहा हूँ? सबकी भाई प्रॉब्लम यही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं जिस आदमी की बात उसकी बीबी माने। वो कहे तो सब ठीक, तुम कहो तो सब गलत। काम पे से छुट्टी मिलता है कि चलो चलते हैं घर पे, थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन आराम हराम हो जाता है यार। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट यही करूँगा भाई कि साल में 6 महीने नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 में तो दूरी रहा करो, प्यार बना रहेगा। हमेशा पास में रहोगे तो भाई सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, और मैं झेल ही रहा हूँ फिलहाल। अभी क्या बताऊँ यार, सोचा था उसका काम करूँगा, काम के अलावा थोड़ा पार्ट टाइम, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, सोचा था कि चलो काम पे तो काम करता हूँ, घर पे थोड़ा आऊँगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद साला मूड ही पूरा ख़राब हो जाता है। कोई क्या करेगा? अरे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन रहना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश रहना चाहिए, थोड़ा सब कुछ अच्छा फील होना चाहिए, तो वीडियो अच्छा बनता है, अच्छी बातें आती है। लेकिन आते ही मूड ख़राब तो क्या वीडियो बनेगा? ना मोटिवेशन, ना दिमाग सही, मूड पूरा ख़राब, टोटल ख़राब। उससे कहूँगा कभी कभी कि भाई कम से कम मुझे वीडियो बनाने का टाइम तो दे दिया करो। थोड़ा मतलब कि परेशान परेशान मतलब कि जैसे घर पे आने के बाद कभी वो सब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा फ्री हो जाकर तो वीडियो बनाया करूँगा। तो बोलते कि आया करो तो बाहर से ही बना के आया करो। भाई वीडियो बनाना हलवा है क्या? जो देखते हैं उनको लगता है भाई कौन सी बड़ी बात है, कैमरा उठाया, इधर उधर बातें की, बात हो गया। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जब आप उस फील्ड में आओगे ना तो समझ में आएगा कि बल्कि जो तुम दिहाड़ी करते हो ना, उसमें मेहनत लगती है, लेकिन तुम्हारे लिए ईजी रहता है। लेकिन वीडियो के लिए भाई सोचना पड़ता है, क्या बनाए, कौन क्या ना बनाए, कैसे बनाए। उसके लिए थोड़ा सा मतलब जो बनता है उनको पता होगा, जो नहीं बनता उनके लिए ईजी होगा। लेकिन भाई एक बार आप भी आज आगे देख लो भाई, इसमें बहुत मुझे एक वीडियो बनाने के लिए, मान लो यूट्यूब चैनल है, इस पर तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन मेरा एक स्टोरी वाला चैनल है, उसमें का एक वीडियो बनाने के लिए 5 से 6 दिन लगता है, तब जाके एक वीडियो बनती है। ऐसे नहीं बनता है। तो भाई दुनिया का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपका काम आसान है, हमारा काम बहुत हार्ड है, नहीं, दुनिया का हर एक काम हार्ड होता है भाई। काम तो काम होता है, हार्ड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई पार्टी तो कर नहीं रहे हैं कि भाई आराम रहेगा कि इन्जॉय रहेगा, तो भाई वो हार्ड रहेगा ही रहेगा। तो बस मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब कि इसमें आराम मिलता है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, टाइम का, माहौल का। सोचो वीडियो बनाए, कोई आसपास शोर ना करे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ शोर होता रहता है। मुंबई भाई रात को 2 बजे भी सोचो कि वीडियो बनाए, बिना शांत बनाए तो 2 बजे भी रात को आपको वीडियो में आपकी कुछ ना कुछ अदर की वॉइस आती रहेगी, कुछ ना कुछ शांत माहौल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर शांत माहौल चाहिए तो भाई गांव में, लेकिन गांव में क्या है, बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खर्चा, और पैसे चाहिए तो भाई कमाने के लिए जॉब चाहिए, और जॉब तो भाई अपने
गांव छोड़ के निकलोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि अपने गांव की सरकार तो पता ही कितनी अच्छी है, सब कुछ देगी लेकिन जॉब नहीं देगी। अरे भाई जॉब के लिए इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, कंपनीज चाहिए, तो कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर कभी भी गाँव में ऐसा कुछ हो पाएगा। हाँ ऐसा रहता कि भाई अगर उन लोग को नहीं पता होता कि भाई क्या किया जाए ताकि बाहर लोगों को जाना पड़े, काम न किया जाए, काम न करना, बाहर या काम न करना पड़े, तो भाई कर सकते। लेकिन उन लोगों को सब पता है भाई कि अगर हम कंपनी खोल देंगे यहाँ पे तो बाहर क्यों जाए कमाने के लिए, सब यहीं पे कमाएंगे। उनको सब पता है, जो काम करने उनको भी पता है, जो जो वहाँ सरकार चलती उनको भी पता है। लेकिन फिर भी जब नहीं हो पा रहा है तो आगे किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी वहाँ पे कोई कंपनी खोलेगा? नहीं होगा भाई, होने वाला नहीं है। सरकार बदलेगी नहीं, सरकार वही रहेगी। और सरकार कितने साल से क्या कर रही है, कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो भाई 2 पैसा कमाना है तो अपना गांव छोड़ के कहीं ना कहीं जाना है, तभी हो पाएगा। ऐसे में भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो भाई क्या करें? खैर टॉपिक कुछ और था, किसी और टॉपिक पे आ गया। लेकिन लॉजिकल बात भाई यही है कि दुनिया में सब परेशान है, कोई खुश नहीं है। कोई किसी बात को ले तकलीफ़ में है, कोई किसी रीजन से तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता रहता है। बट हैप्पी कोई नहीं है। कोई बीवी से परेशान है तो कोई बीवी अपने हस्बैंड से परेशान है। सब सोचते हैं कि यार मेरी बीवी बेकार है तो बीवी होती मेरा हस्बैंड बेकार है। लेकिन अपनी जगह पे सब सही फ़िलहाल है भाई। हम हैं, वो भी हम हैं।